106 starting here. आदित्य ने वो मंत्र इसलिए लगाया था कि उसके दुश्मन घर से दूर रहे और सुशील को उस चीज का इफेक्ट दिख गया था। सुशील ने आगे कहा, मैं जल्दी से वहां से निकला और फिर थोड़े दिन बाद आदित्य मेरे घर आया। उसने हमारी मदद की, इसीलिए मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे मन में फिर भी उसके लिए बहुत गुस्सा था। मैं फिर से वही इफेक्ट फील करने के लिए उसके घर नहीं जाना चाहता था। इसीलिए मैं उसके ऑफिस जाकर रोज उसका पता करने लगा कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। थोड़े दिन जब मैं ऐसे ही जाता रहा तो अभी 2 दिन पहले ही वो मुझे ऑफिस में मिल गया। मैंने उसे थैंक यू बोलने के बहाने से ये पता कर लिया कि वो ऑफिस में वापस आ गया है। उस दिन सुशील का आदित्य को मृणाली और शारदा से कनेक्शन का बोलना उसकी चाल थी, ताकि वो आदित्य को भड़का सके और उसका प्लान पता कर सके। लेकिन शायद उसे ये कभी पता नहीं चल पाएगा कि आदित्य ने उसके लिए प्लान भी बना लिया और उसने सारे सीक्रेट्स उसे बता भी दिए। तब आदित्य बस इतना चाहता था कि वो पता कर सके कि वो आगे क्या करने वाले हैं। ये तो बस सुशील ही उसे बता सकता था। इसलिए उसने उससे पूछा, तुम अब क्या प्लान कर रहे हो? अभी के लिए हमने गौतम को बोल दिया है कि वो आदित्य के परिवार की कंपनी में ही अपना इंटरेस्ट दिखाए और वहां पर ही ज्यादातर नजर रखे। बाकी फिर हम आगे थोड़े दिन बाद संभाल लेंगे। गौतम? कौन गौतम? मेरा दोस्त गौतम सिन्हा, आदित्य की बर्बादी के लिए हमारी टीम का चौथा मेंबर। सुशील की बात सुनकर आदित्य का मुंह खुला का खुला रह गया। वो जैसे बहुत बड़ा झटका खा गया और पीछे हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जहां वो 3 आदमियों को अपना खतरा मानकर बैठा था, वो तो वहां पर 4 भी हो गए और अब उनका निशाना सीधे आदित्य का परिवार है। आदित्य का मन इस बार सिर्फ एक ही बात प्रोसेस नहीं कर रहा था, बल्कि वो हर बात जो सुशील ने उसे बताई थी, वो सारी बातें उसके मन में चल रही थी और उसे बस यही लग रहा था कि वो कितना गलत था कि उसने इन सबको बहुत ही कम दिमाग का समझ लिया, जिसकी वजह से ही उसे अब खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वो अब तक यही सोच रहा था कि अनुराग और निखिल का अगला हमला जो भी होगा वो उसके ऊपर ही होगा, लेकिन अब यहां पर सुशील भी ऐड हो चुका है और एक चौथा आदमी भी है और ये सब मिलकर आदित्य के परिवार को ही टारगेट करना चाह रहे हैं। उसकी दुनिया बहुत ज्यादा घूम गई थी। उसे दूर जंगल में भौंक रहे कुत्तों की आवाज बहुत तेजी से अपने कानों में आने लगी और उसे हर चीज से डर लगने लगा। वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ और आसपास वहीं पर घूमने लगा। उसका माथा पसीने से भीग गया था, जो ठंड के मौसम में होना बहुत मुश्किल बात थी। वो बस यही बातें सोच रहा था कि आगे क्या होगा। क्या उन्होंने उसके परिवार पर हमला कर दिया होगा, या फिर वो क्या प्लान कर रहे हैं, और क्या आदित्य को ये कभी पता चल पाएगा? आदित्य ने सोचा कि इन सारे सवालों का जवाब जानने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है सुशील से सच निकलवाना। वो फिर सुशील के पास बैठा। उसने उसे एक जोर का थप्पड़ मारा और फिर जोर से चिल्लाते हुए पूछा, गौतम सिन्हा कौन है, बताओ मुझे। गौतम सिन्हा मेरे बचपन का दोस्त है। उसे मैं स्कूल में मिला था और उसके बाद हमारी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई थी, क्योंकि वो बिल्कुल
मेरे जैसा ही सोचता है। उसे भी लड़कियों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और वो पैसे से हर चीज खरीदना जानता है। वो तुम्हारे साथ आदित्य को बर्बाद करने में कैसे इन्वॉल्व है? वो हमारे साथ आदित्य को नहीं बर्बाद करना चाहता, बल्कि वो उसके परिवार को टारगेट करना चाहता है। उसके पीछे क्या रीजन है? गौतम कॉलेज के बाद से ही बिजनेसमैन है और उसने बहुत सारे वेंचर्स स्टार्ट किए थे, लेकिन वो किसी में भी अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। उसका ऐसा ही एक वेंचर कंसल्टेंसी सर्विस का था, जिसकी फंडिंग के लिए वो शंकर परिवार के पास गया था, जो उस टाइम छोटा मोटा बिजनेस करते थे। वहां के चेयरमैन यानी आदित्य के दादा विश्वनाथ शंकर ने उसकी पूरी पिच सुनी और फिर उसे फंडिंग देने से मना कर दिया। जितनी देर में गौतम फंडिंग ढूंढ पाता, उतनी देर में शंकर परिवार ने उसका आइडिया चुराकर उसे अपनी कंपनी बना ली। इस वजह से गौतम का पूरा जीवन बर्बाद हो गया। उसने बहुत बार उनसे बात करने की कोशिश की और अपना आइडिया क्लेम करने की हिम्मत भी की, पर विश्वनाथ कभी गौतम से मिला ही नहीं। उसने सबके मुंह में पैसे भर दिए। जिसके पास भी मदद के लिए गौतम गया था, लेकिन वो मुझ तक नहीं पहुंच पाया। सुशील रुका और एक बार फिर से पानी के लिए विस्पर करने लगा, लेकिन कढ़ाई में पानी था नहीं, इसलिए आदित्य ने उसे चिल्लाते हुए कहा, पहले पूरी बात बताओ, फिर पानी मिलेगा। आदित्य की बात सुनकर सुशील ने अपना थूक निगल लिया और फिर सूखे गले से कहा, उसके बाद गौतम मुझसे मदद मांगने आया था और मैंने बिना कुछ कहे ही उसकी मदद कर दी। गौतम ने उसी शहर में अपना बिजनेस खोला और धीरे धीरे करके बहुत आगे बढ़ गया। अभी थोड़े टाइम पहले की ही बात है, उसने मुझे बताया कि शंकर परिवार की कंसल्टेंसी सर्विस बहुत घाटे में चल रही है। वो हर जगह इन्वेस्टमेंट की तलाश कर रहे थे। तब मैंने उससे आदित्य और शंकर परिवार के कनेक्शन के बारे में पूछा। गौतम ने रिसर्च करके मुझे सारी इंफॉर्मेशन दे दी और बताया कि आदित्य कभी भी अपने परिवार से नहीं मिलता है। मैंने सोचा कि अगर आदित्य का ट्रिगर पॉइंट ढूंढना है तो वो उसका परिवार हो सकता है। इसीलिए मैंने गौतम को 60 करोड़ रुपए दे दिए। उसने वो पैसा शंकर कंसल्टेंसी सर्विस में इन्वेस्ट कर दिया और एक बोर्ड
मेंबर बन गया। उसके बाद से ही हम बस ये प्लान कर रहे हैं कि किस तरह मैं आदित्य को और गौतम उसके परिवार को इस दुनिया से मिटा देंगे। सुशील ने जब अपनी बात कंप्लीट की तब आदित्य ने अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रख लिए। उसने आंखें बंद की और यही सोचने लगा कि कितनी खतरनाक प्लानिंग के साथ चल रहे हैं ये लोग। वो अपने आप को इस बात के लिए कोसने लगा कि वो पिछले 15 दिनों से बस साधना और मृणाली के साथ एंजॉय ही कर रहा था, लेकिन वहीं दूसरी ओर ये लोग उसके परिवार तक बहुत आसानी से पहुंच गए थे। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आया और उसने 1-2 थप्पड़ अपने आप को बहुत तेजी से मारे। उसके गाल लाल हो गए थे, लेकिन फिर भी उसे इतना दर्द महसूस नहीं हो रहा था जितना उसके दिमाग में इन सारी बातों की वजह से था। उसने सुशील को देखा जो अभी भी पानी पानी ही कर रहा था। आदित्य तब उठा और किचन में जाकर कढ़ाई में थोड़ा पानी लाकर उसने सुशील को पिलाया। उसका मन किसी भी बात पर स्टेबल नहीं हो पा रहा था, लेकिन उसे यह पता था कि वो सुशील से सारी बातें निकलवा चुका है और उसे अब यहां अपने साथ रख के कुछ भी मतलब नहीं है, इसलिए उसे सुशील को घर पर छोड़ना पड़ेगा। सुशील की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि वो उल्टी ही कर देगा, लेकिन आदित्य ने उसे जल्दी से अपने कंधे पर वैसे ही उठाया और कार की बैक सीट पर पटक दिया। घड़ी में रात के 11 बज चुके थे। इसका मतलब वो 2 घंटे पहले ऑरेंज क्लब से निकला था, पर फिर भी यह टाइम उसके लिए बहुत जल्दी ही बीत गया था। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब आगे क्या करेगा। उसने वहां से जब गाड़ी आगे बढ़ाई तो सड़क पर ज्यादा लोग नहीं थे, फिर भी उसे गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत आ रही थी, जैसे या तो गाड़ी खराब हो या फिर उसकी ड्राइविंग स्किल इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन असल बात यही थी कि उसका दिमाग ना तो ड्राइविंग पर फोकस कर पा रहा था और ना ही किसी और चीज पर। वो बस यही सोच रहा था कि अब आगे क्या होगा। क्या उसे अपने परिवार के पास तुरंत ही जाना चाहिए या फिर उन्हें अपने पास बुला लेना चाहिए। आदित्य इन्हीं सवालों को सोचता हुआ जल्दी से गाड़ी चला रहा था। फिर कुछ ही देर में वो बख्शी विला के बाहर पहुंच गया था। वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने जब एक गाड़ी को पार्क होते हुए देखा तो वो कांच पर नॉक करके अंदर की तरफ देखने लगे। तब आदित्य ने कांच नीचे किया और बहुत ही आराम से कहा, मैं हूं आदित्य शंकर। सिक्योरिटी गार्ड ने आदित्य को देखा तो उसे सैल्यूट करते हुए कहा, आदित्य सर, इतनी रात में क्या हो गया? कोई इमरजेंसी है क्या? घर पर कोई भी नहीं है। हाँ मुझे पता है, बैक सीट पर सुशील जी लेटे हुए हैं, हो सके तो आप इन्हें अपने कमरे में छोड़ दीजिए। इतनी बात कहकर ही आदित्य ने पीछे की विंडो का कांच नीचे किया। सिक्योरिटी गार्ड ने देखा कि वहां पर सुशील लेटा हुआ है और वो उसी तरह कुछ बड़बड़ा रहा है। तब आदित्य ने आगे कहा, ये मुझे पार्टी में मिले थे, इन्होंने ज्यादा पी ली है इसलिए ये हालत हो गई है। मैं वहीं था इसलिए इन्हें ड्रॉप करने का सोचा। ठीक है आदित्य सर, हम इन्हें अंदर ले जाते हैं, उस सिक्योरिटी गार्ड ने कहा और फिर उसने पीछे पलटकर अपने एक साथी को बुलाया। उन लोगों ने गाड़ी का गेट खोला और फिर सुशील को सहारा देकर बाहर निकालते हुए उसे अंदर ले गए। आदित्य ने एक झलक उन दोनों की तरफ देखा और फिर उसके अंदर फिर से गुस्से की भावना जाग गई। इससे पहले कि वो कुछ भी बोलता या करता, उसने वहां से गाड़ी आगे बढ़ा दी। घर तक के सफर पर आदित्य बस यही सोच रहा था कि वो बहुत टाइम से अपने परिवार से दूरी बनाकर बैठा हुआ है, जिसकी वजह से ही उसे ना तो अपने परिवार के कंसल्टेंसी बिजनेस में इन्वॉल्व होने का चांस मिला और ना ही उनके घाटे के बारे में जानने का। उसे ना तो गौतम सिन्हा के बारे में कभी कुछ पता था और ना ही इस बारे में कि उसके दादा ने इतनी बड़ी कंपनी का आइडिया चोरी किया है। उसे अब समझ आया कि जब शारदा ने उस दिन कहा था कि उसने आदित्य के दादा के पैसे देखकर मृणाली की शादी की थी, तो वो किस बारे में बात कर रही थी। आदित्य को उन पैसों का पता ही नहीं था और ना ही उसे उसका लालच था, पर अब वही बिजनेस उसके परिवार के लिए खतरा बन गया है, जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं है। उसे अपने परिवार की चिंता होने लगी और वो बस यही सोचने लगा कि अब उसे कुछ भी करके वापस जाना ही होगा। उसे सही चीजें करके उन चारों आदमियों से अपने परिवार को दूर ले जाना होगा, जिससे वो कभी भी उनके पास आने पर या उन पर हमला करने के बारे में नहीं सोच पाए। आदित्य यही बातें सोचते हुए कब पूरा रास्ता पार कर गया उसे पता ही नहीं चला। जब वो मनोरमा नगर के गेट के अंदर घुसा तब उसे थोड़ा समझ आया कि वो अपने घर के बहुत करीब पहुंच गया है।
उसके मन का कंफ्यूजन अभी भी दूर नहीं हुआ था, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब उसके पास आने वाली थी। वो घर पर मृणाली से मिलेगा और फिर वो उसको क्या जवाब देगा। Thanks for your